गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हॉब्स का सामाजिक समझौता या उसकी राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। जैसा कि हमने पहले के लेक्चरों में जाना था कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई थी, मनुष्य का स्वभाव कैसा था और उस स्वभाव की वजह से वो प्राकृतिक दशा कैसी थी, इन सब की वजह से लोगों को राज्य की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का बलि चढ़ाकर राज्य का अधीन रहना स्वीकार किया, ऐसी क्या चीज़ें थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मनुष्य की प्रवृत्ति जैसे उसने बताई थी स्वार्थी, और उस स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उसका जीवन क्षणिक, क्षणभंगुर और पशु जैसी प्रवृत्ति का था। तो मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति संघर्ष के बीच निरंतर उपजाती रहती है। तो स्वभाव से एक ऐसे व्यक्ति या समुदाय की जरूरत पड़ती है जो इन सब मानवों को नियंत्रण में रखकर उनको एक अनुशासनबद्ध जीवन जिला सके उनको। तो और होप्स जो ये अनुशासन करने वाली शक्ति है वो किस में पाता है? वो अनुशासन करने वाली सत्ता या शक्ति राज्य के अंतर्गत पाता है। तो राज्य जब मनुष्य एक बार जान लेता है कि उसकी मृत्यु का भय पाशविक प्रतियोगिता के कारण है उन आपस की, तो उसका विवेक उसे मार्ग दिखलाता है मनुष्य का कि जब तक तू दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा तू दूसरों से अपने प्रति चाहता है, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से हम नहीं रह सकते हैं। तो होप्स ये मानकर चलता है कि मनुष्य का स्वभाव रहना तो शांतिपूर्ण चाहता है परंतु वो रह नहीं पाता है। इसके लिए किसी संविधा की आवश्यकता पड़ती है जिससे मनुष्य की भावना और समय के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। तो होप्स है वो अपने वो थी मुख्य रूप से राज्य की स्थापना के सिद्धांत लेवियाथन के अंतर्गत ये सिद्धांत देता है। तो जो राज्य के अंतर्गत ऐसी सत्ता पाता है जिसकी इच्छा क्या है? समस्त इच्छाओं का योग है, प्रतिनिधित्व है, और उसके बाद राज्य एक सामाजिक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। वो समझौता कैसा होता है वो अब हम देखेंगे कि राज्य की स्थापना तब होती है जब बहुत सारे व्यक्ति एक दूसरे से ये एक अनुबंध कर लेते हैं या समझौता कर लेते हैं कि हम सभी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपना कार्य समझेंगे, जिससे उसके अधिकांश भाग ने अपना प्रतिनिधि चुना है कि वो जो काम करेगा हम एक व्यक्ति को अपना ऐसे कुछ अपना नियंत्रण रखने की सत्ता दे देंगे कि जो हमारे ऊपर नियम कानून कायदों को लागू कर सके। तो वोट देने के बाद चाहे वो उसके पक्ष में दिया हो या विपक्ष में दिया हो, परंतु उसके चुनने के बाद हम सब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और उसकी आज्ञा का पालन क्यों करेंगे? क्योंकि हम शांतिपूर्ण और एक दूसरे के विरुद्ध सुरक्षित रह सके। तो इस तरीके से जो भी चीज उत्पन्न होती है जो राज्य, ये रजामंदी से थोड़ा बढ़कर है कि आपसी रजामंदी से कुछ बढ़कर है। ये बढ़कर क्या है? ये समस्त व्यक्तियों के वास्तविक इकाइयों में एकीकरण है, समस्त व्यक्तियों का वास्तविक इकाई में एकीकरण है, जिसकी सिद्धि प्रत्येक के समझौते द्वारा हुई है। वो समझौते के द्वारा अस्तित्व में आया है, ऐसे नहीं आया है, कोई रजामंदी के द्वारा नहीं, समझौता हुआ है। और ये समझौता किस प्रकार हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से ये कहा है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के इस समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार तथा शक्ति इस शर्त पर देता हूं कि तू भी इस अधिकार को इसी तरह इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने अधिकार और शक्तियां समर्पित कर दे। तो इस प्रकार का एक समझौता हुआ था जिसमें सभी लोगों ने मिलकर इसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को अपने अधिकार सौंप दिए, और अपने अधिकार सौंपने के बाद उसको जो अस्तित्व में आएगा उसकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में समा जाता है, और उस एक व्यक्ति को क्या कहते हैं? राज्य, जिसे होप्स ने लेवियाथन का कॉमनवेल्थ कहा है, और लैटिन में जिसे
सिविटास कहते हैं, सिविटास या कॉमनवेल्थ, जिसमें सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का समागम हो गया है। और हॉब्स के अनुसार यही उस महान लेवियाथन का जन्म है। लेवियाथन या देवता, मोर्टल गॉड, जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर करेगी। राज्य को उसने एक ईश्वर का स्वरूप माना है कि लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो होब्स का जो समझौता हुआ है, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये उसकी, होब्स की, उससे एक बात ये स्पष्ट होती है कि व्यक्तियों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों की सभा को समर्पित कर दिया कि अपने जो प्राकृतिक अधिकार, हम प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, जो हमें अधिकार मिले हुए थे प्रकृति से, उनको किसी एक अधिकार, क्या था प्राकृतिक अधिकार, क्या होता है, वही मत्स्य न्याय, शक्तिशाली कमजोर पर शासन करेगा, उसको अपनी अंगुलियों पर नचाएगा। तो सामाजिक समझौते में क्या हुआ है कि व्यक्तियों ने अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों को किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को समर्पित कर दिया है जो प्रभु सत्ता से विभूषित है। प्रभु सत्ता अर्थात एक भूभाग पर अपनी इच्छाओं को लागू करा सके और उसकी आज्ञाओं का कोई उल्लंघन नहीं कर सके। उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा, दंडे के दम पर उसकी आज्ञा का पालन करवाया जाएगा राज्य का। तो उस व्यक्ति की सभा को समर्पित कर दिया है जिसके पास प्रभु सत्ता है, और समर्पण करने वाले व्यक्ति उसकी प्रजा हो गए। किसी एक को दे दी, फिर उसके बाद जिसको प्रभु सत्ता हाथ में गई, उसके बाकी लोग क्या हो गए, राज्य के लोग उसकी प्रजा हो गए। तो आगे हम उसका संप्रभुता का सिद्धांत भी पढ़ेंगे एक बार उसका, या हम सामाजिक समझौते में उसको देखते हैं, पूरा करते हैं कि प्रभु सत्ता क्या है। उस समझौते में किसी दल के रूप में नहीं थी, प्रभु सत्ता कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, समस्त व्यक्तियों ने, ये समझौता राजा और प्रजा में नहीं हुआ, ये व्यक्ति और व्यक्तियों के अंतर्गत ये समझौता हुआ है, कि व्यक्ति व्यक्ति के अंतर्गत ये समझौता हुआ है, ना कि राजा और व्यक्तियों के बीच में। तो राजा और व्यक्तियों के बीच में नहीं हुआ, तो जो प्रभु सत्ताधारी है वो किसी समझौते की शर्त से बंधा हुआ नहीं है, और उसके आबाद अधिकार है उसके, और उसके आबाद अधिकार के फलस्वरूप एक सुदृढ़ वास्तविक शासन की स्थापना हो सकेगी, जो किसी प्रकार की शर्त नहीं लगने से अनिश्चय और अविश्वास की भावनाओं से दूर रहकर काम करेगा। और इस प्रकार जो भी झगड़े उत्पन्न होंगे उनका निपटारा संभव हो सकेगा और पुनः अराजकता नहीं फैलेगी। इसलिए उसको एक उसने समझौते में शामिल नहीं किया, किसी शर्त से नहीं बांधा उसने। तो इस प्रकार प्रभु सत्ता लाभ की स्थिति में रही है, क्योंकि सामाजिक समझौते में उसने कोई वचन नहीं दिया है, वो किसी शर्त से नहीं बंधा हुआ है। लोगों ने उसको अपने आप सत्ता देकर आप लीजिए, हम पर राज कीजिए। तो इस का क्या फ़ायदा हुआ, क्यों लोगों ने ऐसा किया, उसको किसी शर्त में क्यों नहीं बांधा? इसका एक इसलिए नहीं बांधा क्योंकि शासन खराब होने पर भी प्रजा उसके विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं कर सकेगी, बोल नहीं सकेगी। और शासन के विरुद्ध जाने का अभिप्राय क्या है, पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौट जाने का। तो इसलिए प्रभु सत्ता की सत्ता और इच्छा अंतिम होगी। तो ये इस प्रकार एक समझौता हुआ था जिसमें विभिन्न व्यक्तियों ने मिलकर अपने सारे अधिकार और शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दिया, इस शर्त पर कि मैं सौंप रहा हूँ तो तू भी सौंपेगा, और सौंपने के बाद हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम उससे, वो राज्य हमें दंडित कर सकता है। ये होब्स का सामाजिक समझौता था। इसकी अगर हम कुछ विशेषताओं के अंतर्गत हम उसको पढ़ें तो ये देख सकते हैं कि 4-5 विशेषताएं थी उसकी सामाजिक समझौते की। आप लिख सकते हो 5 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर में कोई 2 विशेषता पूछे तो, कि समझौते, होब्स का समझौता 2 टाइप्स का है, सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक कैसे है कि मनुष्य अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्ति त्याग कर सामाजिक बंधन स्वीकार कर लेता है, तो इस प्रकार वो सामाजिक है, कि आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तो ये सामाजिक है। और राजनीतिक कैसे है कि इस समझौते के फलस्वरूप राज सत्ता की स्थापना हुई है, प्रभु सत्ता किसी को सौंपी है, इस प्रकार ये राजनीतिक समझौता भी है। 2 टाइप का समझौता है। सेकंड विशेषता है कि ये समझौता सामाजिक है, ना कि एक गवर्नमेंट समझौता है। सामाजिक क्यों है? क्योंकि ये समझौता केवल व्यक्ति और व्यक्तियों के मध्य हुआ है, ना कि संप्रभु और व्यक्तियों के मध्य हुआ है। संप्रभु इस समझौते में शामिल नहीं है, इस कारण ये समझौता सामाजिक है, ना कि सरकारी समझौता है। तीसरी विशेषता यह है कि समझौते में किसी पक्ष के रूप में संप्रभु के शामिल नहीं होने के कारण
उसकी शक्ति असीमित है और उसके अधिकार निरंकुश है। वो किसी शर्त से नहीं बंधा हुआ है, उसको शक्ति किसी शर्त के साथ नहीं सौंपी गई। तो प्रभु सत्ताधारी ऐसा कोई इकरार नहीं करता कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की इच्छा के अनुसार करेगा। तो यदि वह निरंकुश आचरण करता है तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसको किसी शर्त के तहत आपने शक्तियाँ नहीं दी है, वो बिना शर्त दी है, तो अपना जैसा चाहे वैसा आचरण कर सकता है। चौथी विशेषता अगर हम देखते हैं वो ये है कि प्राकृतिक दशा में अपनी स्वतंत्रता को, अधिकारों को और शक्तियों को त्यागना और राज संस्था के उदय के बाद व्यक्तियों के किसी अधिकार स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता है, तो वे अवांछित और अत्याचारी राष्ट्र तक विद्रोह भी नहीं कर सकते हैं, विद्रोह नहीं कर सकते। तो राज सत्ता की मनमर्जी से समझौते की कोई शर्त भंग नहीं होती है कि राजा मनमानी कर रहा है तो समझौता टूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो समझौते के बाद किसी को इससे अलग होने का अधिकार नहीं रहेगा। एक बार समझौता कर ले तो आप समझौते से बंध जाओगे, आपको अलग होने का कोई अधिकार नहीं देगा। पांचवी विशेषता है कि समझौते से केवल मात्र एक संप्रभु की स्थापना हुई है, एक राज्य की स्थापना हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो। एक सरकार की स्थापना, इस राज्य की स्थापना हुई है। तो इस प्रकार संप्रभुता क्या है, अविभाज्य है, उसे बांटा नहीं जा सकता। नहीं, आदेश देने वाली और आज्ञा का पालन कराने वाली एक ही जगह शासन की शक्ति केंद्रित होगी, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और जो लास्ट विशेषता है वो ये है कि जो संप्रभु है वो ही विभिन्न कानूनों का स्रोत है, विधि अर्थात कानूनों का सोर्स है, और नियम या विधि उसके आदेश ही नियम और विधि उसके आदेश ही है। और प्रभु सत्ता के आदेशों को नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे विवेक और नैतिक आचरण का सार है, वो विवेक के द्वारा कानून बनाते हैं। तो न्याय करने का, राष्ट्र और दूसरे राज्यों के साथ युद्ध और संधि करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और विभिन्न अधिकारियों को चयन करने का, उनको हटाने का भी उसको अधिकार दिया गया है। तो अगर हम देखें ये सामाजिक समझौता एक तरीके से, उसका थोड़ी अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो होब्स शासन करने की आज्ञा पालन के प्रजा के कर्तव्य पालन के कुछ अपवादों का भी उल्लेख करता है, कि किस कंडीशन में आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हो। कुछ अपवाद भी उसने दिए हैं, अधिकार नहीं है लोगों के, वो अपवाद है। वह कुछ परिस्थितियों में जनता को या प्रजा को राजा की अवहेलना का भी अधिकार देता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करता है, और डेमोक्रेटिक में जनता के कुछ न कुछ राइट्स होंगे, छिपे हुए होंगे, खुले राइट्स नहीं दे रहा है। वो कहता है कि यदि राजा व्यक्ति को अपने आप मरने, घायल करने या अपने पर आक्रमणकर्ता का विरोध करने और वायु, जीवनदाता या कन्या इसी वस्तु का प्रयोग न करने का आज्ञा देता है, मतलब जो इससे जीवन ही खतरे में पड़ जाए तो ऐसी आज्ञा की अवहेलना कर सकता है, क्योंकि प्रजाजनों की सुरक्षा के लिए शासन के अधीन होते हुए वे अपनी सुरक्षा के लिए उसके अधीन गए कि आप हमारी सुरक्षा करोगे इसलिए हम आपको चुन रहे हैं। तो यदि शासन सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो शासन का विरोध जरूरी हो जाएगा, और शासन के हाथ में एकमात्र तर्क यह है कि उसे शासन करना चाहिए। यदि विरोध सफल होता है और प्रभु के हाथ से उसकी शक्ति निकल जाती है तो प्रभु वास्तविक संप्रभु नहीं रहेगा और प्रजा उसकी प्रजा नहीं रहेगी, और इस अवस्था में प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए विवश होकर जाएगी और वह आज्ञा पालन के लिए उनके पास जाएगी जो उनकी आज्ञा का मतलब समझौता, वो दोबारा प्राकृतिक को समझा के ऐसा कुछ अपना अधिकार देगी। तो होब्स के सिद्धांत में शक्ति विहीन वैधता के लिए कोई अवकाश नहीं है। होब्स क्या कहता है कि मनुष्य अपनी जीवन रक्षा के प्राकृतिक अधिकार को राजा के विरुद्ध भी सुरक्षित रखते हैं। अपवाद एक ही है कि अगर राजा उनके जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकता तो वो उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम लिख सकते हैं कि होब्स के सिद्धांत से ये स्पष्ट होता है कि राज्य दैवीय उत्पत्ति या स्वाभाविक विकास का परिणाम न होकर मानव निर्मित एक ऐसा कृत्रिम साधन है जिसे अपनी निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाया गया है। अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकता क्या, जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, ना कि कोई भगवान की उत्पत्ति है। तो इस प्रकार यह राज्य साध्य अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य पर ले जाने के लिए एक साधन मात्र है। इसी उद्देश्य पर पहुंचने के लिए एक साधन मात्र है, अपने आप में उद्देश्य नहीं है, ये साध्य नहीं है। और हॉब्स क्या कहता है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों का योग मात्र है, इसके अतिरिक्त उसका कोई सामूहिक लक्ष्य नहीं है। अगर वो लक्ष्य कौन सा है, साध्य कौन सा है, व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, और इसके लिए लोगों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। तो कहना यह चाहता है हॉब्स कि उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया है लोगों ने, अगर वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो राज्य को आप भंग कर सकते हो। तो हॉब्स का सिद्धांत है वो राज शक्ति के प्रति कोई सम्मान या भक्ति को महत्व नहीं देता। अगर हम देखें एक तरीके से, वो केवल और केवल लोगों की उपयोगिता के स्तर पर ले आता है राज्य को, कि राज्य क्या किस लिए है, क्योंकि उपयोगी है। उपयोगी क्यों है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। तो राज्य इसीलिए श्रेष्ठ है कि हम उससे लाभान्वित होते हैं, ना कि उसके प्रति हमें निष्ठा रखनी चाहिए। नहीं, हम लाभान्वित होते हैं क्योंकि हमारे वो जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। इसीलिए राज्य उपयोगी है, इसीलिए हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हमें उसका पालन करेंगे, ना कि कोई निष्ठा की वजह से पालन करेंगे। तो ये था हॉब्स का सामाजिक समझौता या राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम उसका संप्रभुता का या उसका फिर व्यक्तिवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ये इतना ही। थैंक यू वेरी मच।